Morning everyone. Now we are discuss about the chapter third, continue of the class 7th history. And in this clip we discuss about the Muhammad bin Tughlaq's introduction of the token currency. इसको हम डिस्कस करेंगे. टोकन करेंसी क्या थी, काहे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर चर्चा करेंगे. इन 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस ए टोकन करेंसी. मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को स्टार्ट किया. देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड. उस समय राज्य में चांदी की कमी थी. सो द सुल्तान डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, टू मिंट द कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर, कि वो तांबे और कांसे के सिक्के को चलाएगा या बनवाएगा अपने यहाँ डेली यूज़ में. दिस कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज द प्योर सिल्वर कॉइन्स. और इन सिक्के की वैल्यू जो है चांदी के सिक्के की वैल्यू के बराबर होगी. फर्दर दे कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी. और लोग जो है अपने सिक्कों को कभी भी सरकारी खजाने में जा कर के चांदी के सिक्कों से बदल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है. उसने ऐसा प्रस्ताव लाया. मोहम्मद बिन तुगलक हाउएवर फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा, टू चेक द इलीगल माइंटिंग ऑफ द कॉइन्स, असंवैधानिक सिक्के निर्माण को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोगों ने गलत तरीके से सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया था उसके तांबे और कांसे के. द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन्स वॉज सिंपल इनफ एंड ऑर्डनरी क्राफ्ट्समैन टू कॉपी. और इस सिक्के की डिज़ाइन जो थी बहुत ही सिंपल थी, कोई भी उसकी नकल कर सकता था. एज ब्रास एंड कॉपर वेयर ईजली अवेलेबल एंड मच चीपर देन सिल्वर. तांबा और कांसा आसानी से उपलब्ध हो जा रहे थे और ये चांदी की तुलना में बहुत सस्ते थे. पीपुल बॉट ब्रास एंड कॉपर इनटू बल्क. लोगों ने ब्रास और कॉपर को भारी मात्रा में ख़रीदा. एंड स्टार्टेड, और उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब जो है मिंटिंग कॉइन्स एट होम, अपने घर में नकली सिक्के बनाना. लोगों ने नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया ब्रास और कॉपर के. वो ब्रास और कॉपर. आगे आते हैं. द किंगडम वॉज फ्लडेड फॉर द फॉरेस्ट कॉइन्स. इस तरह से राज्य में नकली सिक्कों की भरमार हो गई. द सुल्तान हैड टू गिव सिल्वर कॉइन इन द एक्सचेंज ऑफ ओवर द फॉरेस्ट कॉइन. और सरकार को जो है इन सिक्कों के बदले सिल्वर के सिक्के प्रदान करने का आदेश सरकार ने दिया था. तो इसका असर क्या हुआ? द ट्रेजरी दस बिकम एम्प्टी. राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया. द एक्सपेरिमेंट वाज सून विड्रॉल. और यह व्यवस्था को शीघ्र ही बंद कर दिया गया. बरानी रोड डेट. बरानी लिखा है, हीप्स ऑफ ब्रोंज एंड कॉइन्स रोज लाइक द माउंटेन नियर तुगलकाबाद. तुगलकाबाद के सामने जो है चांदी और कांसे के सिक्के क्या जो है पहाड़ से खड़ा हो गया, और असली सिक्का जो था, जो सिल्वर वाला था, वो खजाने से खाली हो गया. फिर एक कुर्सील एक्सप्रेशन, इसको डिस्कस करते हैं. टू सिक्योर द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. अपने राज्य की उत्तर पश्चिम से सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कांगड़ा. मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एक सेना भेजी. आफ्टर एनेक्सेसिंग दिस रीजन, इस क्षेत्र को जीतने के बाद, द आर्मी प्रोसीड टू वार्ड तिब्बत. सेना और आगे बढ़ी और तिब्बत की ओर बढ़ी जीतने के लिए. लेकिन हियर ही सफ़र्ड हेवी कैजुअल्टी. लेकिन यहाँ पे उस सेना को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा. तो देखिए, ये भी कहीं ना कहीं उसकी जो है एक बहुत बड़ी असफलता थी. अब कर रहे हैं खुरासान्स एक्सपेंशंस. इसको आगे देखते हैं. टू एक्सपेंड द एम्पायर. एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू कन्क्वर द कुसान इन सेंट्रल एशिया. वो जो है निर्णय लिया कि वो कुर्सान को जीतेगा, जो कि उस समय सेंट्रल एशिया में था. ही रेज्ड ए लार्ज आर्मी. उसने एक बड़ी सेना तैयार की. एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेपन्स. और अच्छा खासा पैसा जो है हथियार खरीदने में और वार सप्लाई की, मतलब जो है करने में खर्च किया. द सोल्जर्स वर आल्सो गिव्ड द 1 ईयर सैलरी इन एडवांस. और सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन जो है दे दिया गया एज इंसेंटिव, इंसेंटिव के रूप में. However, the expenses were withdrawn because the difficulty of army was faced to the alien land and soldiers so recruited were disbanded. और हुआ क्या कि ये अभियान को बीच में रोक देना पड़ा, क्योंकि उनकी सेना जो है दूसरे क्षेत्र
सेंट्रल एशिया में युद्ध लड़ने के लिए मतलब असफल थी, अयोग्य थी, क्योंकि वो जो है मतलब वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन या वहाँ का फिजिकल फीचर्स जो था अपने यहाँ के फीचर्स से बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी उसे लॉस का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी स्कीम के कारण बहुत ही अनपॉपुलर रहा। ही लॉस द ट्रस्ट ऑफ हिज नोबल्स। उसने जो है अपने नोबल्स के विश्वास को खो दिया। द उलेमा एंड द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। इसके अलावा उसने उलेमा और लोगों के विश्वास को भी खो दिया, नोबल्स के विश्वास को भी खो दिया। द सुल्तान वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली। सुल्तान जो है अच्छी तरह से अपने राज्य को मैनेज नहीं कर पा रहा था। रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन बंगाल। इसके तहत जो है विभिन्न क्रांति हुई, आप कह सकते हैं कि बगावत हुई बंगाल में, गुजरात में, वारंगल में और दूसरे राज्यों में। टू पावरफुल रीजनल किंगडम। उस समय दो जो है पावरफुल रीजनल किंगडम थे, एक नंबर विजयनगर एम्पायर और दूसरा बहमनी केम अप इन द साउथ इंडिया, जो भारत में जिनका उदय हुआ। एंड डेक्कन रिस्पेक्टिवली। यू विल रीड अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक बात था मोहम्मद बिन तुगलक कज़िन। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक का कज़िन था, मतलब चचेरा भाई। ही वांटेड टू सपोर्ट द नोबल्स एंड उलेमा सो दे वुड अलाउ हिम टू रूल पीसफुली ना। कह रहे कि वह जो है नोबल्स और उलेमा का सपोर्ट चाहता था और इसके लिए उन्होंने जो है, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के वो पीसफुल जो है शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उनका सपोर्ट चाहता था। दस इसलिए ही गेव द बिगर एकता। इसलिए उनको खुश करने के लिए, नोबल्स को खुश करने के लिए, उलेमा खुश करने के लिए उसने नोबल्स और जो है उलेमाओं को एक लंबी लंबी जागीर दी। एकता मानी जागीर होती, लैंड दी उनको खुश करने के लिए, और उस पर उनका मालिकाना हक मतलब जो है हेरिडिटी किया, मतलब पैतृक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मालिकाना हक प्रदान किया। आ जाते हैं। सो अपॉन द डेथ ऑफ द नोबल, यानी एक नोबल्स के डेथ के बाद हिज एकता वुड बी पास ऑन हिज सन। यानी अगर कोई नोबल्स मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो जागीर है या एकता है वो उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा काम उसने नोबल्स को खुश करने के लिए किया। सो प्लीज़ द उलेमा ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। और उसने जो है उलेमाओं को खुश करने के लिए इस्लामिक लॉ के आधार पे राज्य में शासन करना स्टार्ट किया। एज रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ, द नोबल्स एंड द उलेमा ग्रू वेरी पावरफुल। उलेमा और नोबल्स जो हैं इस समय बहुत ही ताकतवर हो गए। एंड बिगैन टू द इन्फ्लुएंस द सुल्तान डे बाई डे एडमिनिस्ट्रेशन। और राजा के कामों में इंटरफेयर करने लगे, प्रशासनिक कार्यों में मतलब अपना दखलंदाजी करने लगे। आगे आते हैं फिरोज एंड रिफॉर्म। फिरोज शाह और उनके रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। एज ए रिफॉर्मर के तौर पे फिरोज शाह वॉज वेरी सक्सेसफुल। वो बहुत सफल था। ही बिल्ट मेनी कैनाल्स। उसने बहुत से नहरें बनाई, टैंक्स, तालाब बनवाए, वेल कुएँ बनवाए, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउस ना, सराय बनवाए, अस्पताल बनवाए। ही फाउंडेड अ न्यू टाउन सच एज। उसने जो है जौनपुर और फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा ऐसे कई शहर बसाए। ही सेटअप मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसने कई शैक्षणिक संस्थाओं को इस्टेब्लिश किया। एंड आल्सो हैड मेनी संस्कृत वर्क ट्रांसलेट इनटू पर्शियन अरबिक। और कई संस्कृत किताबों को पर्शियन और अरबी भाषाओं में ट्रांसलेट कराया फिरोज शाह तुगलक ने। आफ्टर डेथ ऑफ द फिरोज शाह की मृत्यु के बाद द एम्पायर ब्रोक अप। उसका राज्य जो है टूट गया। मेनी रीजन्स बिकम डिपेंडेंट। बहुत से जो है क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। सून द सल्तनत वाज रिड्यूस टू द दिल्ली एंड द सराउंडिंग एरिया। और जो है सिख जो है जो सल्तनत था, सल्तनत का जो राज्य था वो धीमे धीमे घटने लगा और दिल्ली के आसपास तक ही सिमट गया या वहाँ तक ही ख़त्म हो गया। तैमूर इन्वेजन 1398। तैमूर जो था मंगोल रूलर था। तैमूर मंगोल का एक शासक था। वार रूल ओवर द लार्ज एम्पायर ऑफ द सेंट्रल एशिया, जिसका शासन जो है सेंट्रल एशिया के लंबे हिस्से में था। ही इन्वेडेड इंडिया। उसने भारत पर अटैक किया। एंड अटैक मैनी लूटेड दिल्ली। और दिल्ली में कई बार लूट की। हिज आर्मी मैस्केड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसकी सेनाओं ने हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया। विद द लूट ऑफ कलेक्टेड। और जो लूट के बाद पैसा मिला, ही
ब्यूटीफुली हिज कैपिटल, उसने अपने शहर को जो है समरकंद जो थी उसकी राजधानी थी समरकंद, समरकंद में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। वहाँ पे उसने जो है शानदार बिल्डिंग बनवाई, मस्जिदें बनवाई, महल पैलेसेस बनवाए ना। अपनी सब राजधानी समरकंद को एकदम उसने बिल्ड किया, सुंदर ब्यूटीफुल बनाया। बिफोर लिविंग दिल्ली, दिल्ली को छोड़ने के पहले तैमूर अपॉइंटेड खिज खान को उसने जो है अपना डिप्टी मतलब जो है अपना सब मतलब जो है आप कह सकते हो कि डिप्टी बनाया, उसको चार्ज दे दिया भारत का। खिज खान बिकेम द फर्स्ट सैयद रूलर। इस प्रकार जो है खिज खान जो है पहले सैयद रूलर के कारण मतलब जो है नाम से जाना जाता है। देखिए तैमूर जो है अपने विश्वास पात्र खिज खान को भारत में शासन सौंप करके अपने देश सेंट्रल एशिया जिसकी राजधानी समरकंद थी वहाँ वापस लौट गए ना। तो समरकंद जो है वो सेंट्रल एशिया में है और खिज खान जो था इंडिया में उसके नाम पे तैमूर के नाम पे शासन कर रहा था ना। अब आते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ द तुगलक रूल। तो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत लुक प्लेस अंडर द तुगलक सुल्तान। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट, लेट अस नाउ रीड अबाउट द सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द तुगलक रूल। तुगलक रूल के बारे में आगे देखते हैं। द सुल्तान वाज द ऑल पावरफुल, राजा सर्वशक्तिशाली था। टू रूल हाउएवर ही नीडेड टू सपोर्ट ऑफ द नोबल्स एंड इट हैड टू कीप देम टू चेक। उसकी मदद के लिए नोबल्स हुआ करते थे ना किंग के ना, और समय समय पढ़ने पे वो नोबल्स को चेक करता था। देयर वाज ए कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द उलेमा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय जो है सुल्तान और उलेमा के बीच में आए दिन स्ट्रगल या संघर्ष हुआ करता था। आगे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू कर्ब द पावर ऑफ द उलेमा। मोहम्मद बिन तुगलक ने नोबल्स और उलेमा की शक्तियों को कम करने के लिए प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक जो थे हाउएवर वाज लीनिएंट विद देम। वो फिरोज शाह तुगलक जो है नोबल्स और उलेमा के प्रति उदार था। आगे आते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द उलेमा के प्रभाव से फिरोज शाह ब्रॉट बैक द शरिया लॉ एंड रूल अकॉर्डिंग टू देम। उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक लॉ या शरिया लॉ को जो है नोबल को खुश करने के लिए अपने देश में या अपने राज्य में लागू किया, जैसे नोबल्स खुश रहें। द तुगलक सुल्तान आल्सो ट्राइड टू लेगिमिनेट देयर रूल व्हेन द उलेमा टर्म्ड मोहम्मद बिन तुगलक रूल एज अन इस्लामिक ही इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ खलीफा ना। तुगलक जो शासक थे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं नोबल्स को खुश करने के लिए जो है काम किया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कहा कि मतलब मोहम्मद तुगलक ने अन इस्लामिक जो रूल को फॉलो किया अपने यहाँ, तो कई नोबल्स जो है उसके अपोज में हो गए। तो उसने जो है जो खलीफ थे उसके चित्रों वाले सिक्के चलाए उनको खुश करने के लिए। ही डिड दिस टू सजेस्ट दैट ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द खलीफा। वो ये दिखाना चाहता था कि वो खलीफा के नाम पे या खलीफा के मतलब जो है इच्छाओं के हिसाब से शासन कर रहा है। बोथ मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह रिसीव्ड द अथॉरिटी ऑफ रूल फ्रॉम द खलीफ ना। ही गेव ए रिलीजियस लीगल सेंट्री टू देयर रूल। तो आपने देखा कि चाहे वो तुगलक हों मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक हो चाहे फिरोज शाह तुगलक हो, उन्होंने जो है अथॉरिटी ली थी मतलब जो खलीफा जो थे जो आप कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल में। और कहीं ना कहीं यदि धार्मिक जो है आस्थाओं पे जो है शासन में ना खलीफा की परमिशन या खलीफा के अंडर पे काम करना उनकी एक तरह से मजबूरी रही थी। अब आते हैं द कोर्ट, उनका दरबार या राजमहल कैसा था। तो कह रहे हैं द सुल्तान कोर्ट वॉज वेरी सेरेमोनियल। जो इस मतलब तुगलक पीरियड में जो मतलब दरबार थे वो बहुत ही मतलब जो है रंगारंग थे, मतलब उत्सव जैसे माहौल उनमें हुआ करता था। उसमें जो है सजदा एम्पायर बस 2% कस्टम से जो कि परफॉर्म किए जाते थे। द सुल्तान साइट ऑन द थ्रोन, राजा जो है ऊंची गद्दियों पे बैठता था। ऑन द रेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मतलब जो ऊंचाई पे हुआ करते थे ना गद्दी या जो आप कह सकते हो कि थ्रोन जो है। द प्रिंसेस मिनिस्टर हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राजकुमार मंत्री जो है हर विभाग के हेड जो थे। एम्बेसडर राजदूत फ्रॉम फॉरेन कंट्री जो दूसरे देशों से आया करते थे। एंड अदर ऑफिसर्स वेयर, और दूसरे अधिकारी उनकी जो है
वो जो है गिवन फिक्स्ड प्लेस टू स्टैंड, उनके लिए जो फिक्स्ड निश्चित स्थान था वहाँ उनके खड़े होने का। ऑफिसर रिपोर्टेड मैटर्स टू द सुल्तान, ऑफिसर हर अधिकारी जो है अपने विभाग की जानकारी राजा को देता था। सब्सक्राइब रिकॉर्ड्स द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ना, और जो है राजा के आदेशों को जो है रिटन लिखित जो रखा जाता था। आगे आते हैं द नोबल्टी, नोबल्स वेयर द पावरफुल ग्रुप, नोबल जो थे पावरफुल ग्रुप थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर तुर्किश और अफगान, अधिकांश नोबल तुर्की से अफगान थे, तुर्क से आए थे, अफगान से आए थे। द रूलर्स ऑफन गेव हाई पोस्ट टू देयर स्लेव्स ना, राजाओं ने जो है उनको अपने ऊँचे पद दिए थे ना अपने गुलामों को। सम वेयर गवर्नर्स एंड द अदर मिलिट्री कमांडर्स, कुछ को गवर्नर बनाएगा, कुछ को दूसरा मिलिट्री कमांडर बनाएगा। इब्न बतूता एंड बरानी मेंशन मेनी पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु बिकेम नोबल ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता और बरानी ने लिखा है कि जो है नोबल्स जो थे ना वो करें कि अपने नोबल जो थे वो अकॉर्डिंग टू बर्थ ना, अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो है ऊंचे पदों पे आसानी से सत्तारूढ़ हो जाते थे। दीज इंक्लूड द रतन एंड फिरोज, बोथ बार्बर्स एंड द नाजिब्स एंड द म्यूजिशियन एंड द मनकान एंड द कुक एंड द लर्डर एंड द पीर, बोथ एंड द। और इसमें बताया गया कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे अपने जो है तुर्किश या जो अफगान के लोग थे ना, जो उनकी गुलामी करते थे, जिससे वो खुश हो जाते थे या जो इससे वो प्रसन्न हो जाते थे, उनको भी मतलब जो है नोबल्स बना सकते थे। अपनी भाषा में कहें तो बता रहे हैं कि सीधी बात है कि किंग का सपोर्ट जिस पे था, मतलब जिसको लगता था कि ये मेरा विश्वसनीय आदमी हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको भी नोबल्स पद पे जो है बिठाया। आगे आते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो उनके बाल काटने वाला हो ना, बस मोहम्मद बिन तुगलक को लगना चाहिए था कि ये जो है हमारे खास या हमारे विश्वसनीय लोग हैं। आगे आते हैं देयर वेयर 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ द पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए 4 मेन डिपार्टमेंट थे। दीवान वजारत, जिसको फाइनेंस जो वित्त देखता था, मतलब जो पैसा का लेन देन। दीवान रिसालत, जो कि धार्मिक मैटर को देखता था। दीवान अर्ज, जो कि मिलिट्री अफेयर्स को देखता था, मतलब सेना के संबंधित कार्य को। दीवान इंसा, जो कि रॉयल करस्पॉन्डेंस को देखता था, राजकीय लिखा पढ़ी या जो भी मतलब प्रशासनिक कार्रवाई थी उसको देखता था। आगे आते हैं द सुल्तान सेलेक्टेड नोबल्स टू हेड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, जो सुल्तान जो है वो सेलेक्ट करता था कि किस नोबल्स को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए राज्य में। द वजीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वजीर जो था प्रधानमंत्री होता था। ही वॉज वेरी पावरफुल, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ऑल ऑफिसर्स, वो सभी विभाग के कार्यों को चेक कर सकता था। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड अपॉइंटमेंट टू द इम्पॉर्टेंट पोस्ट, वो आय और व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रिकॉर्ड रखता था और सभी इम्पॉर्टेंट पोस्टों पे नियुक्ति करता था वज़ीर। द काजी व द चीफ जज, काजी जो थे, काजी साहब वो मुख्य जज की भूमिका में थे। एंड सुल्तान एडवाइज़र ऑन द रिलीज इशू, और धार्मिक मैटर पे, धार्मिक इशू पे सरकार की आप कह सकते हो मदद करते थे या राजा की मदद करते थे। आगे आते हैं द बख्शी वाज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, बख्शी जो था वो पे मास्टर, सेना में सेना के जो लोग थे उनको तनख्वाह का पे करने वाला अधिकारी था। द नोबल्स हु हैड टू द ओवरऑल चार्ज ऑफ द आर्मी वाज कॉल्ड अर्ज ए मुमालिक ना, और जो सेना के मतलब जो है हेड था पूरे मतलब इंचार्ज था सेना के, वो अर्ज मुमालिक नाम के पोस्ट जानता था। ही एंड हिज ऑफिसर, वो और उसके अधिकारी रिक्रूटेड माने सेना में लोगों को भर्ती करते थे। एक्विप्ड एंड ट्रेंड सोल्जर, उनको सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे और उनको हथियार प्रदान करते थे। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा है वो है लैंड कंट्रोल एंड इक्ता सिस्टम। तो इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड में नोबल्स वेयर गिवन टू द ग्रांट ऑफ द लैंड, नोबल्स को ज़मीनें दी जाती थी
दिस लैंड वाज कॉल्ड इक्ता, उसको इक्ता कहा गया। द नोबल्स हु रिसीव्ड इट वेयर कॉल्ड इक्तादार, और जो जिसको मिलती थी उसको इक्तादार कहा जाता था। दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, वो किसानों से टैक्सेस को लेते थे ना, लिविंग इन देयर इक्ता, इक्ता के रूप में। विथ दिस मनी दे मेंटेन देमसेल्फ, उस पैसे से वो अपने आप को मेंटेन करते थे ना, देयर फैमिली, अपने परिवार को। एंड आल्सो पेड ए सोल्जर अंडर देम, और जो है उनके साथ जो सैनिक रहते थे उनको तनख्वाह कर देते थे। इन रिटर्न दे सप्लाइड ट्रूप्स टू द सुल्तान वेयर दे ही नीडेड, और इसके बदले में जब किंग को ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के राजा के सपोर्ट में आ जाते थे। द स्लेव एंड द खलजी सुल्तान्स गेव इक्ता ओनली टू द सम हाई मिलिट्री कमांडर्स ना, बता रहे हैं कि खलजी सुल्तान जो थे स्लेव और खलजी सुल्तान जो है इन्होंने इक्ता जो है केवल ऊंचे मिलिट्री कमांडर्स को ही दिए। द इक्तेदार 10 वेयर वेरी फ्यू इन नंबर्स अंडर द तुगलक, उनकी संख्या तुगलक समय बहुत कम थी। हाउएवर इक्तास वेयर गिवन मोर लीनियंटली, लेकिन उनको मतलब प्रति उदारपन था इक्तेदार के प्रति। आगे कहते हैं सो देयर वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ द इक्तेदार ना, और तुगलक समय में इक्तेदार की संख्या जो है आपको बताया गया कि कम थी। लेकिन द सुल्तान ट्राई टू चेक द इक्तेदार डिड नॉट ओवरटैक्स द फार्मर एंड दे हैड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द ट्रूप्स, और सुल्तान ये प्रयास करता था कि हर इक्तेदार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ना ले, पहली बात, और दूसरी बात जो है वो किसानों से जो है शोषण ना करे, और अपनी जो सैनिकों की संख्या है उसमें उसके लिमिट में रहे ना, ये काम चेक करना किंग का होता था। द इक्ताज इन थ्योरी वेयर ट्रांसफरेबल, ये पोस्ट जो थी बाद में ट्रांसफर हो गई थी। दस द सुल्तान कुड टेक बैक द पर्टिकुलर इक्ता फ्रॉम द इक्तेदार एंड असाइन टू द अनदर इक्ता टू हिम, और राजा जिसको चाहता था उसको इक्ता दे देता था और पुराने इक्तास को ख़त्म कर देता था। इक्ता माने ज़मींदारी, इक्ता माने ज़मींदारी आप कह सकते हो। और आल्सो ऑन द डेथ ऑफ द इक्तेदार हिज इक्ता कैम बैक टू द सुल्तान, अगर कोई इक्तेदार मर गया है तो उसका इक्ता जो है राजा के पास वापस हो जाता था। हाउएवर फ्रॉम द तुगलक पीरियड ऑनवर्ड्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फिरोज शाह तुगलक, द ट्रांसफ़र ऑफ द इक्ता बिकेम रेयर ना, फिरोज शाह तुगलक समय में इक्ता के ट्रांसफ़र करने वाला काम जो था बहुत कम था, क्योंकि बीच में आपको बताया गया था कि इक्तेदारी सिस्टम जो था हेरिडिटी बना दिया गया था। द इक्तेदार बिगेन टू द ट्रीट देम हेरिडिटी एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम हर सन ना, और इसमें जो इक्तेदारी थी तुगलक पीरियड में वो पिता से बेटे में इक्ता ट्रांसफ़र हो जाता था। सिंस द सुल्तान वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ही कुड नॉट स्टॉप द प्रैक्टिस व्हेनेवर देयर वाज ए वीक सुल्तान, मोस्ट इक्तेदार वी हैव लाइक इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ देयर लैंड ना, और बाद में जब किंग की कंडीशन कमज़ोर हुई तो बहुत से इक्तेदार अपने आप को ना स्वतंत्र कर लिए और एक राजा जैसा ट्रीट करने लगे। तो आपने ये देखा कि इक्तेदार जो है एक तरह से जमींदार ही होता है, ये थोड़ा सा उर्दू वर्ड है। तो मतलब जो जमींदारी सिस्टम जो था ये डिपेंड करता था किंग पे, किंग किसको जमींदार बनाए या किसको इक्तेदार बनाए, किससे इक्ता छीन ले ना। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला चीज़ अगले क्लिप में रखते हैं।